Hello everyone, this side Ramana and I'm going to discuss the answer keys of RMS paper 2022 for class 6 reasoning. So here is the very first question. Question number 101 क्या लिखा है जी? Rahul and Govind starts a race together they run for 50 मीटर. तो राहुल और गोविंद दोनों ने रेस स्टार्ट की और वो दोनों ही 50 मीटर्स तक चले. तो ये बना दिया राहुल और गोविंद का कि दोनों 50 मीटर्स मूव किए. देन राहुल टर्न राइट. राहुल में जिसने राइट टर्न कर दिया, ये राहुल है और उसने राइट टर्न किया और कितना मूव किया जी? 60 मीटर मूव किया. वाइल गोविंद टर्न्स लेफ्ट. गोविंद ने टर्न किया लेफ्ट. यहीं से ही ये गोविंद का एंड पॉइंट है. तो गोविंद ने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितना मूव किया? 40 मीटर्स. देन राहुल टर्न्स लेफ्ट एंड रन 50 मीटर. राहुल ने लेफ्ट टर्न लिया, ये राहुल का एंड पॉइंट है. यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और गया वो 50 मीटर. एंड वाइल गोविंद टर्न्स राइट एंड रन 50 मीटर. गोविंद ने यहाँ से लिया राइट टर्न और वो भी गया 50 मीटर. आपको पूछा है हाउ फार आर दे बो नाउ फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा है. तो ये वाला पोर्शन 40 है, ये वाला पोर्शन 60 है. तो 60 प्लस 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 100. तो आंसर हो जाएगा हमारा 100 मीटर. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 102 क्या लिखा है जी? चूज द ऑड वन. स्ट्रॉन्ग, हेजिटेंट, डेयरिंग एंड ब्रेव. तो बेसिकली हेजिटेंट एक पॉजिटिव क्वालिटी है, डेयरिंग एक पॉजिटिव क्वालिटी है, ब्रेव एक पॉजिटिव क्वालिटी है. हेजिटेंट एक नेगेटिव क्वालिटी है, तो नेगेटिव क्वालिटी होने के कारण ये ऑड वन आउट कहलाएगा, बाकी सबसे मैच नहीं करेगा. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 103. क्वेश्चन नंबर 103 में क्या लिखा है? इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज व्हाट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर. तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो फर्स्ट डिजिट क्या बनेगी मेरी? 345. आगे बन जाएगा जी 985, देन 756, देन 857, देन 237, देन 586. यही बन जाएगी मेरी सीरीज. आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर. सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? उसने मेरे से फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछा क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट मेरा 985 होता. तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा मेरा? 857. 857 कहाँ दे रखा है जी मुझे? बी पार्ट में. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. चल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 104 क्या लिखा है जी क्वेश्चन में? विच नंबर इन द सीक्वेंस हैज द हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट. तो सीक्वेंस के अंदर हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट किसकी है? तो अगर मैं इन सबका निकालू तो मेरा टाइम वेस्ट है ना. निकालने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं ऑप्शंस ही तो आंसर्स आएंगे ना मेरे. मैं सिर्फ ऑप्शंस का निकाल दूं, उसी से मुझे करेक्ट आंसर पता चल जाएगा. तो 758 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी? 7 + 3 10, 10 + 2 12, देन 6 + 5 11, 11 + 8 19. इधर ऐड करेंगे 8 + 9 17, 17 + 5 22. इन चारों में से बड़ी टर्म कौन सी है? 589. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विच इज 22. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 105. क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. आपको इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है. नॉर्मली क्वेश्चन जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं. तो सबसे छोटी चीज क्या होगी जी मेरे पास? डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट. स्टेट कहाँ दे रखा है जी? फिफ्थ. देन कंट्री, देन कॉन्टिनेंट, देन अर्थ.
लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा 4 5 1 2 3। लेकिन मेरे पास जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है 3 2 1 5 4 दिख रहा है, विच इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, नॉर्मली हम जब क्वेश्चन करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको आंसर भी डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन में लिखा है जी, स्टेटमेंट दे रखी है सम लीडर आर एज करप्ट एज महेश। आपको कंक्लूजन दे रखा है महेश इज करप्ट, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर करप्ट, महेश इज नॉट करप्ट, लीडर्स आर नॉट करप्ट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो होगा ऑप्शन ए, विच इज महेश इज करप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 बेसिकली आपके पास मिसिंग करेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन मिसिंग करेक्टर के अंदर इसने आपको सीरीज दे रखी है, वो भी दो पैरेलल सीरीज दे रखी है, 16 15 13 10 6। तो अगर मैं ये वाली सीरीज निकाल भी लूं तब भी मुझे डिजायर्ड आंसर थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उसने मुझसे ये वाला पोर्शन तो पूछा ही नहीं, उसने तो मुझे ये वाला पोर्शन पूछा है। तो मेरी सीरीज क्या बनेगी, 2 4 7 11 एंड क्वेश्चन मार्क, 2 4 7 11 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 2 से 4 कैसे गया, 2 का गैप, 4 से 7 कैसे गया, 3 का गैप, 7 से 11 कैसे गया, 4 का गैप। तो जी पहले 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया, आगे कितने का आएगा जी 5 का। 11 + 5 क्या हो जाएगा, 16, विच इज ऑप्शन बी। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। आपको बोल रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बेसिकली आपको ऑड वन आउट निकालना है कि इन चारों फिगर्स में से ऑड वन आउट कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो ए पार्ट में 4 फिगर्स हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं बट हैं 4 ही। बी पार्ट में भी 4 ही फिगर्स हैं, और डी पार्ट में भी 4 फिगर्स हैं। सिर्फ सी ऐसा पार्ट है जहां पर 4 फिगर्स नहीं 6 फिगर्स है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इस क्वेश्चन नंबर 109, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिरर इमेज क्या होगी इसकी। लेकिन मिरर इमेज हम जर्नली यहां से निकालते हैं, जो हम अपने आप से रैंडम केसेस लेते हैं उसमें हम मिरर इमेज यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने जब हमको सामने से प्रोवाइड कर रखा है कि आपको मिरर इमेज लेफ्ट कॉर्नर से निकालनी है, तो हम लेफ्ट से ही निकालेंगे। मिरर इमेज में क्या होता है, आपका लेफ्ट पोर्शन राइट बन जाता है और राइट पोर्शन लेफ्ट बन जाता है। तो ये जो आपकी डायमंड फिगर है और आपकी ट्राइंगल है आपस में रिप्लेस हो जाएगी लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग। डायमंड राइट में चली जाएगी और ये ट्राइंगल लेफ्ट में आ जाएगा। तो ए पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा और डी पार्ट भी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। बाकी फिगर को चेक करिए, ये जो ट्रायंगल है ये भी तो पोर्शन चेंज करेगा। ये इस टाइम पे लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, राइट कॉर्नर पे। तो अगर ये ट्रायंगल राइट कॉर्नर पे मूव करेगा लेकिन अपनी प्लेस थोड़ी छोड़ेगा, लाइक अपना जिस साइड पे है ये उस वो साइड थोड़ी छोड़ेगा, तो साइड तो इसकी यही रहनी चाहिए। लेकिन सी पार्ट में इसने साइड ही रिप्लेस कर दी, इसीलिए सी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 110। आपको पूछ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इन चारों फिगर्स में से कहाँ एम्बेडेड है। तो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ एम्बेडेड है, छोटा सा पार्ट है, छुपा हुआ है, बहुत लाइट ईयर पोर्शन है, लेकिन ये एम्बेडेड ऑप्शन डी में ही है, बिकॉज बाकी कहीं पे भी एम्बेडेड नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 111। आपको पूछ रहा है कि फिगर मैट्रिक्स में इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हैगा। तो आपके सामने डायगनली जो है वो फिल हो रखा है कि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है। तो ऑब्वियसली जो फिगर यहाँ पर होगी वही सेम फिगर यहीं पर आएगी, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें पहले ही बता रखा है कि क्रॉस और क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है, मतलब डायगनली ऑपोजिट हो रहे हैं। तो ये वाला जो सेम पोर्शन है हमें कौन से पार्ट में दे रखा है, ये वाला सेम पोर्शन हमें बी पार्ट में एग्जैक्टली दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दे रखा है? फाइंड द वन विच रिसेंबल द पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट कैरिंग अ डिजाइन फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। तो बेसिकली आपके पास पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये, और जो पेपर फोल्डिंग हो रही है वो टॉप बॉटम हो रही है। बॉटम पार्ट बेसिकली फोल्ड हो रहा है टॉप में। तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, जब ये टॉप में फोल्ड होगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल से, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसी फिगर कहाँ दे रखी है? मुझे डी पार्ट में दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 जो है हमारे पास वो डाइस का क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि ये ओपन डाइस है, अगर इस ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो इन चारों में से कौन सी फिगर फॉर्म होगी? तो ये जो डॉट है ये किसके ऑपोजिट में होना चाहिए? डॉट विल बी ऑपोजिट टू ब्लैंक पोर्शन। देन प्लस किसके ऑपोजिट में होना चाहिए? प्लस विल बी ऑपोजिट टू ब्लैंक पोर्शन। अब ये ब्लैंक और ये ब्लैंक एट द एंड ये दोनों ब्लैंक ही है, और ये वाला पार्ट ऑपोजिट होना चाहिए इस डायमंड पार्ट के। ओपन डाइस के अकॉर्डिंग हमें यही सिचुएशन मिली है। तो बेसिकली जो जिसकी ऑपोजिट में होता है वो कभी भी सामने नहीं आता, आमने सामने नहीं आता। लाइक ये फिगर और ये फिगर कभी भी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट्स हैं आपस में। लेकिन ए पार्ट में तो ये साथ में ही है, तो ए पार्ट नहीं होगा। डी पार्ट में भी साथ में ही है, तो डी पार्ट भी नहीं होगा। तो क्राइटेरिया अगर हम ये फुलफिल करें उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो जिसके ऑपोजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। here is question number 114। क्वेश्चन नंबर 114 इट्स बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड, बिकॉज आपको पता लगाना है कि मैटर का रिलेशन वैक्यूम के साथ कैसे है, और वही सेम फॉर्मेट आपको गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन में आपको बेसिकली जीके का इन्फ्लुएंस दे रखा है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। और वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मैटर। वैक्यूम होता है जहां हवा भी ना हो, इट इज कॉल्ड वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड वैक्यूम, की हवा भी नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है? बेसिकली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है सब कुछ संभाल रही है। तो अगर मैं एब्सेंट गवर्नमेंट की बात करूं कि जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं होगी, ऑपोजिट रिलेशन दे रखा है ना। मैटर मीन्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेस। तो गवर्नमेंट और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहां पे कोई गवर्नमेंट हो ही ना। तो जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती उस चीज को एनार्की कहते हैं, विच इज ऑप्शन ए। So we are moving towards the next question, question number 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दे रखा है? पी क्यू यूटी का रिलेशन दे रखा है वी डब्ल्यू ए जेड से। तो पी क्यू यूटी वी डब्ल्यू ए जेड कैसे बना? अगर मैं पी लेटर में 6 ऐड कर दूंगी तो मेरा वी बन जाएगा। सेम ऐसे ही क्यू प्लस 6 करेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें कंफर्म हो गया कि पैटर्न +6 का चल रहा है। अगर मैं फर्स्ट दो लेटर्स को निकाल भी दूंगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर तो आर एस ही आएगा ना। तो निकाल के फायदा ही क्या? एट द एंड में लास्ट वन निकालू, पी के अंदर +6 करेंगे तो क्या आएगा? p+6 इज इक्वल टू वी। वी कहाँ दे रखा है मुझे? सी पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन सी, विच इज आर एस डब्ल्यू वी। ये डब्ल्यू है और फिर वी है। डी पार्ट में आर एस वी डब्ल्यू है। तो बेसिकली ये साथ साथ दे रखा है एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में आपको दे रखा है कि आपको बताना है चूज द वन विच इज अनलाइक द अदर्स। बेसिकली आपको ऑड वन आउट पूछा है। तो देखिए ऑड वन आउट क्या होगा? ए के अंदर +1 करेंगे तो आ जाएगा जी बी।
सी के अंदर +1 डी, ई के अंदर +1 एफ, जी के अंदर +1 एच। तो ये वाली सिचुएशंस तो चारों में ही सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे लेटर्स को देखते हैं। P+1 इज क्यू, R+2 इज टी, U+1 इज वी, देन W+1 इज एक्स। सिर्फ बी पार्ट ऐसा है जहां पे +2 ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी हर जगह +1 हो रहा है। तो ऑड वन आउट हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 117 में आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 24, 100, 404, 1620। तो नंबर जो है वो मेरा रैपिडली इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि क्लियर केस होगा कि मल्टीप्लीकेशन ही हो रही होगी। तो 24 के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो 100 के आसपास आ जाए। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 96, और 96 के अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूंगी तो मेरा 100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 4 आया फर्स्ट में। नेक्स्ट में चेक करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 400, 400 प्लस 4 इज 404। सेम पैटर्न मेरा रिपीट हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 4 हो रहा है। तो यही केस हम यहां पर करेंगे। 1620 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, इट बिकम 6480, और 6480 में 4 ऐड करेंगे, इट बिकम 6484। तो आंसर हो जाएगा 6484, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पेन का कोड क्या होगा। तो बेसिकली आपको पेन दिख कहाँ रहा है, मुझे इस लाइन में पेन दिख रहा है, तो या तो मेरा पेन का कोड डॉलर होगा या मेरा पेन का कोड परसेंटेज होगा। लेकिन डॉलर और परसेंटेज बाकी कहीं नहीं आना चाहिए। लेकिन थर्ड लाइन में मुझे ऑलरेडी डॉलर विजिबल है, तो मतलब डॉलर तो पेन का कोड नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज, विच इज ऑप्शन डी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है जी, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। इन सबको लॉजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जी क्या आ जाएगा, पोस्ट बॉक्स, लेटर, एनवेलप, डिलीवरी, क्लियरेंस। आपके सामने एक पोस्ट बॉक्स की सिचुएशन है। इसको कंप्लीट अगर फॉर्मेट में लेके जाएं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेटर को लिखते हैं। उसके बाद उस लेटर को लिखने के बाद हम उसको एनवेलप में डालते हैं। एनवेलप में डालने के बाद हम उसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। वहां से क्लियरेंस हो जाता है कि जी हमारी जो लेटर है वो आगे पोस्ट होने के लिए चली गई है। और फिर क्या होता है जी, मेरी लेटर जो है वो डिलीवर्ड हो जाती है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 23154। मुझे 23154 बी पार्ट में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर ही दे रखा था, तो हमने ऑप्शंस जो है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखे और आंसर निकाल दिया। वेदर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा होता तो हम इसी को ही असेंडिंग ऑर्डर में बना के डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में दे रखा है, मिसेस दीक्षित मीट्स अ मैन एट अ मैरिज पार्टी। मिसेस दीक्षित जो है एक आदमी से मिली एक मैरिज पे। हु इज द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। ऐसे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के हमेशा पीछे से स्टार्ट करने चाहिए, तो इजीली आंसर आ जाता है। तो क्या लिखा है, मिसेस दीक्षित के हस्बैंड। तो ये मैंने बना दी मिसेस दीक्षित, और ये रहे उनके हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड की सिस्टर, तो उनके हस्बैंड की सिस्टर कौन होगी, ऑब्वियसली मिसेस दीक्षित की सिस्टर इन लॉ होगी। का ब्रदर, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया। अगर ओनली वर्ड यूज कर देता तो बेसिकली मिसेस दीक्षित के हस्बैंड की ही बात चल रही होती। लेकिन ओनली वर्ड ना यूज करने के कारण हम यहाँ एक और पर्सन बनाएंगे जो मिसेस दीक्षित के हस्बैंड का भाई भी होगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा, हाउ इज मैन रिलेटेड टू मिसेस दीक्षित। तो ये है वो मैन, और ये है मिसेस दीक्षित। तो आपसे पूछा है कि मिसेस दीक्षित जो है उस मैन को क्या बोलेगी। तो मतलब
आपकी मम्मा आपके चाचू को क्या बोलती है? तो आपकी मम्मा आपके चाचू को बोलती है brother-in-law, और यू कैन से देवर। आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पे जो हिंदी पार्ट में जीजा जी लिखा हुआ है वो गलत है। आंसर ब्रदर इन लॉ होगा, देवर होगा। बेसिकली इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ जीजा जी के लिए भी यूज होता है और देवर के लिए भी यूज होता है। तो आंसर आएगा BIL, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 121। एक और क्वेश्चन हमारे सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है। क्वेश्चन में आपको पूछा है अरेंज इट इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। तो बेसिकली एक प्लांट की जर्नी बताई है कि प्लांट से आगे कैसे फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमारा सीड आता है। जैसे ही सीड हम मिट्टी में डालते हैं उससे हमारा प्लांट बन जाता है, और प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है वो ट्री फॉर्मेट हो जाता है। प्लांट छोटा होता है, ट्री बहुत बड़ा हो जाता है। ट्री से हमें मिलती है वुड, जिसके हम ट्री से हमें मिलती है वुड जिसके हम टेबल्स बनाते हैं। तो कोड बन जाएगा 45231। कहाँ दे रखा है जी? बी पार्ट में दे रखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था लॉजिकल ऑर्डर का आपके सामने। Here is the next question of the same topic, alphabetical order का ही next question है, and this question is bit on the difficult side. अगर जीके अच्छे से आती है then this question is easier. अगर जीके में हल्की फुल्की भी कमी है then this question is difficult for you. इसको अरेंज करना है ग्रोथ, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी में। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो आएगा मेरा पर कैपिटा इनकम। देन आएगी मेरी इन्वेस्टमेंट विच इज ऑप्शन 3। देन आएगी मेरी ग्रोथ विच इज ऑप्शन 1। देन आएगी कंजम्पशन विच इज ऑप्शन 2। एंड देन मेरी आएगी जीडीपी विच इज ऑप्शन 5। तो कोड बन जाएगा 43125। ये मुझे बी पार्ट में दे रखा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। 123 एक और क्वेश्चन लॉजिकल ऑर्डर का है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आरएमएस के पेपर में हमारे पास मीनिंगफुल सीक्वेंस के आ गए, बट एक ही क्वेश्चन मुश्किल था। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, ब्लॉक, तहसील। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जी? विलेज सबसे छोटा हमारा विलेज होता है। देन विलेज के बाद क्या आता है जी हमारा? ब्लॉक। ब्लॉक के बाद क्या आता है जी? हमारी तहसील। तहसील के बाद क्या आती है जी? मेरी डिस्ट्रिक्ट। एंड डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है जी? मेरा स्टेट। तो आंसर हो जाएगा 24513। 24513 मुझे ऑप्शंस में ही नहीं दे रखा, rather मुझे 24153 दे रखा है। 15 मतलब वो कह रहा है कि पहले आपके पास जो आएगी वो डिस्ट्रिक्ट आएगी, फिर आपके पास तहसील आएगी। तो टेक्निकली पहले तहसील होती है और फिर डिस्ट्रिक्ट होती है। तो बेसिकली इसका कोड ये होना चाहिए था, लेकिन अगर आप ए करके आए हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये एग्जामिनर की तरफ से ऑप्शंस में ही गलती है। तो टेक्निकली इसका आंसर ये होना चाहिए था 24513, जो ऑप्शंस में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 की फिगर ही नहीं क्लियर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में आपको दे रखा है consider the following matrix with what is the missing number in the given matrix। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 2 520 742 856 क्वेश्चन मार्क 72 1 and 0। तो 2 multiplied by 1 is 2, 5 multiplied by 4 is 20, 7 multiplied by 6 is 42, then 8 sevens are 56। तो मैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 72 आ जाए?
ऑब्वियसली इन चारों नंबर्स में से एक 9 ही है जिसके टेबल में 72 आता है, तो अगर मैं 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 72 आ जाएगा। तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में आपको दे रखा है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। हमें मिरर इमेज निकालनी है एक्स फिगर की, और आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मिरर इमेज में यहाँ पे हमें उसने बताया नहीं है कि लेफ्ट साइड का मिरर लेना है या राइट साइड का, तो जनरली हम हमेशा राइट साइड का मिरर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे मेरा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये डार्क पोर्शन राइट पे है, ये लेफ्ट पे आ जाएगा। तो ये लेफ्ट पे आएगा तो मतलब मेरा सी और डी पार्ट तो होगा ही नहीं, पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। और ये जो लेफ्ट साइड पे डार्कर पोर्शन है ये राइट साइड पे चला जाएगा डार्कर पोर्शन। तो ये बी पार्ट में तो डार्कर पोर्शन दे ही नहीं रखा, सिर्फ ए पार्ट में दे रखा है डार्कर पोर्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो हम ऐसे सॉर्टिंग करके निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू अगर हम पूरा सॉल्व करने लग जाएं, बिकॉज पूरा सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम होता है, तो सॉर्टिंग करके हमारे ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं और हमें करेक्ट आंसर भी मिल जाता है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में दे रखा है कि फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव figure which contains figure 1 as its part। तो बेसिकली आपको पूछा है सिंपल लैंग्वेज में कि ये वाली जो हमारे पास फिगर है ये इन चारों फिगर्स में से कहाँ एम्बेडेड है। तो ये हमारी जो एम्बेडेड है ये हमारी एम्बेडेड सी पार्ट में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में आपसे फिगर में पूछा हुआ है विच आंसर फिगर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये टेक्निकली क्वेश्चन एनालॉजी का है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो आपका इसका इसके साथ रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये लाइन देख रहे हो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये लाइन साउथ की तरफ जा रही है। तो नॉर्थ और साउथ आपस में ऑपोजिट रिलेशन शो कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन वेस्ट की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर जो भी फिगर बनेगी उसमें जो लाइन आनी चाहिए वो ईस्ट की तरफ आनी चाहिए। तो मेरा ए पार्ट तो नहीं होगा, मेरा बी पार्ट हो सकता है, सी पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरा डी पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि लाइन मेरी ईस्ट की तरफ नहीं आ रही है। और मुझे यहाँ पर क्या रिलेशन दे रखा है कि मेरी जो फिगर थी, लाइक मेरा जो बॉक्स था वो क्या हुआ, क्वार्टरली जो था वो कलर हो गया इस पार्ट में। तो यहाँ पर भी जो मेरा सर्कल है ये हाफ कलर्ड है, आगे ये भी क्वार्टरली कलर हो जाएगा। बी पार्ट में ये सेम ही फिगर आ गई और सी पार्ट में ही ये क्वार्टरली कलर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। 129 हमारे पास पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। फोल्ड करना है हमें पेपर को, तो ये टॉप बॉटम फोल्ड करना है। बेसिकली मुझे बॉटम पार्ट जो है वो टॉप पे फोल्ड करना है, तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो अगर मैं बॉटम पार्ट ये नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर लेके आऊंगी तो ये ऐसे काइंड ऑफ कुछ शेप अटेन कर लेगा। तो ये वाली शेप मुझे कहाँ दे रखी है, ए पार्ट में दे रखी है, तो आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये फोल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपके पास डाइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू पोजिशन ऑफ द क्यूब आर एज फॉलोज, पॉइंट आउट विच नंबर विल बी ऑन द टॉप इफ नंबर 3 इज एट द बॉटम। तो आपको पूछ रहा है 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन नंबर्स देखते हैं। तो मेरे दोनों डाइसेस में जो कॉमन नंबर है वो 3 है। तो वेदर टू मूव क्लॉकवाइज और वेदर टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, आई एम मूविंग दिस टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या नंबर्स बनेंगे, 314। दूसरे क्यूब में क्या नंबर्स बनेंगे, 352। तो मुझे पता लग गया कि 1 के ऑपोजिट में मेरा 5 आएगा और 4 के ऑपोजिट में मेरा 2 आएगा। लेकिन उसने हमसे जो पूछा है वो नंबर 3 का पूछा है कि अगर 3 बॉटम पे है तो टॉप पे कौन होगा। तो अगर 3 बॉटम पे है तो ऑब्वियसली 6 टॉप पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ही नंबर अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स तो आ चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा मेरा डी विच इज ऑप्शन 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में हमें दे रखा है, इफ टीचर इज रिलेटेड टू टीचिंग इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू। जैसे टीचर टीचिंग कराती है वैसे डॉक्टर जो है वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज मेडिसिन। एनालॉजी का क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। एक और क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी का। डे इज रिलेटेड टू कैलेंडर इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली कैलेंडर के अंदर मेरा डे आता है, तो टाइम मुझे कहाँ पे मिलता है? तो टाइम मुझे मिलता है वॉच के अंदर, घड़ी के अंदर मुझे टाइम मिलता है, तो आंसर हो जाएगा वॉच विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। बेसिक इंग्लिश यूज की हुई थी, बहुत इजीली आंसर आ जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 133। आपको पूछा है ऑड वन आउट बताना है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जस्ट, फेयर, फेवरेबल, इक्विटेबल। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको पता है कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, दे कैन इजिली गेट द करेक्ट आंसर। उनको इजिली आंसर पता लग जाता। लाइक जस्ट जो है वो इम्पार्शियल रिलेशन शो करता है, सेम ऐसे ही फेयर जो है वो भी इम्पार्शियल रिलेशन शो करता है, इक्विटेबल भी इम्पार्शियल रिलेशन शो करता है। एक फेवरेबल ही है जो इम्पार्शियल रिलेशन शो नहीं करता, कंप्लीट रिलेशन शो करता है। तो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा फेवरेबल विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 जो है आपके सामने कोडिंग का क्वेश्चन है एंड इट्स बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली क्या पूछा हुआ है, आपके सामने तीन कोड्स दे रखे हैं, #E6, #E5 और @04, कि इन तीनों का कोड क्या होगा। तो बेसिकली आप इसको सॉर्टिंग से कर सकते हो, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये क्वेश्चन में काफी टाइम कंज्यूम होगा। एडवाइजेबल ये था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम कंज्यूमिंग वाला, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए कि पेपर ना खराब हो, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर जो टाइम बचे यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। लेकिन वैसे हमें इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था, अगर ऑन पेपर की बात करें, इन बिटवीन ऑफ द पेपर। तो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है #E6, #E5 @04। तो सबसे पहले देखते हैं #E5 कहाँ दे रखा है मुझे। #E5 एक यहाँ दे रखा है इस लाइन में, क्रेज मैनर पंप आर्टिस्ट में। और #E5 मुझे दे रखा है, और #E5 मुझे इस लाइन में दे रखा है पॉलिसी क्रेज एंगर मोबाइल में। इन दोनों लाइंस में मुझे #E5 दे रखा है। तो बेसिकली कॉमन वर्ड क्या होगा #E5 में? पॉलिसी दोनों लाइन में नहीं है, क्रेज दोनों लाइन में है, सो हियर इज द वर्ड क्रेज। तो मुझे पता चल गया #E5 का मतलब जो है, #E5 का मतलब क्रेज है। तो बेसिकली ऑप्शन में मेरे पास क्रेज होना चाहिए, ए पार्ट में मेरे पास क्रेज है, बी पार्ट नहीं होगा क्योंकि क्रेज ही नहीं है, सी पार्ट में क्रेज है मेरे पास, और डी पार्ट में मेरे पास कोई क्रेज नहीं है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा बी और डी तो हो ही नहीं सकता आंसर। वेदर द आंसर विल बी ए और वेदर द आंसर विल बी सी। तो नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं कि @04 का कोड क्या होगा। तो @04 मुझे कहाँ दे रखा है, लेट मी रेज दिस। तो यहाँ पर @04 मुझे इस लाइन में दे रखा है विच इज कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी, इस लाइन में मुझे दे रखा है। और मुझे @04 कहीं भी नहीं दे रखा। तो बेसिकली जो @04 का कोड होगा वो कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी में से होगा। लेकिन इन चारों में से एक भी वर्ड मुझे ए ऑप्शन में नहीं दे रखा, ए ऑप्शन में मेरे पास आर्टिस्ट और माइल्ड है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा ए आंसर तो होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज क्रेज ऑल्सो कोर्स। That's why this question takes a lot of time and lot of efficiency to solve it. इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नोट पे है और
इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 135। 135 जो है हमारे पास मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है 56 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 13 माइनस ऑफ 11 प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 7। तो ये बहुत बड़ी मैथमेटिकल है जिसके अंदर मुझे अर्थमेटिकल साइंस को चेंज करना है। यहाँ पर क्या चेंज करना है, मल्टीप्लाई को चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो मल्टीप्लाई इज चेंज टू डिवाइड, देन आ गया 7, डिवाइड इज चेंजिंग टू प्लस आ गया 13, माइनस इज चेंजिंग टू मल्टीप्लाई आ गया 11, प्लस इज चेंजिंग टू माइनस आ गया 15, देन माइनस इज चेंजिंग टू 8, सॉरी माइनस इज चेंजिंग टू मल्टीप्लाई आ गया 8, देन डिवाइड इज चेंजिंग टू प्लस आ गया 2 एंड माइनस इज चेंजिंग टू मल्टीप्लाई आ गया 7। तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, ध्यान से लिखना था, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करनी होती है, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8 प्लस ऑफ 13 multiplied by 11 is 143 minus of 15 multiplied by 8. 15 8s are 120 plus of 7 multiplied by 2 it becomes 14. सारी प्लस वाली टर्म्स एक साइड कर लो, माइनस वाली टर्म्स 85। तो 143 प्लस 8 प्लस 14 इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 165 माइनस ऑफ 120। 165 में से 120 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 45 विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मुश्किल लेवल पे नहीं था, बस ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा केयरफुली करना था। जिसने केयरफुली कर लिया उसका ऑप्शन करेक्ट इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। एक और क्वेश्चन हमारे पास मीनिंगफुल ऑर्डर का। तो आपके सामने दे रखा है डो ब्रेड ग्रीन प्लांट सैंडविच। तो सबसे पहले क्या होता है, हम प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं तो उसी से हम ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी ग्रेन हो, ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को ही पीस के हम उसका डो बनाते हैं, जैसे हम आटा वगैरह घर पे बनाते हैं। डो बनाने के बाद हम उसकी ब्रेड्स बनाते हैं और ब्रेड से ही हमारा सैंडविच बनता है। तो दिस इज माय असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस, कोड है मेरा 43125। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। रैदर अगर मैं सिर्फ प्लांट भी निकाल लेती तब भी मैं डायरेक्टली बता सकती थी, मेरा आंसर ऑप्शन डी होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में आपके पास दे रखा है कि फाइंड आउट द ऑल्टरनेट फिगर विच कंटेन्स द फिगर एक्स। बेसिकली आपको एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाला पार्ट इन चारों पार्ट्स में से कहां पर एम्बेडेड है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए ये वाला पार्ट कहाँ एम्बेडेड है, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर एम्बेडेड है विच इज ऑप्शन ए। ए पार्ट में एम्बेडेड है तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 138। 138 आपके पास फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा पार्ट आएगा। तो अगर मैं एक फिगर को देखूं, कोई भी फिगर को देखूं, तो मुझे दिख रहा है कि जो इसके दो पार्ट्स हैं, दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो सेम साइज के बन रहे हैं। ए पार्ट में सेम साइज नहीं है, बी पार्ट में सेम साइज नहीं है, सी पार्ट में सेम साइज बन रहा है और डी पार्ट में भी सेम साइज बन रहा है। लेकिन अगर मैं इनकी साइज और विड्थ की बात करूं तो ये बहुत छोटे से हैं और डी पार्ट बिल्कुल सेम साइज कैरी कर रहा है जैसा हमें फिगर में दे रखा है। रेदर सी पार्ट के जो ट्राइंगल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हियर इज क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में आपको पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है, स्वास्तिक का साइन जो है, ये यहाँ चारों में से कहाँ एम्बेडेड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है होंगे वो बी पार्ट आंसर करके आ जाएंगे बिकॉज सेम फिगर दिख रही है, बट वो भूल गए कि एम्बेडेड में मुझे सेम फिगर चाहिए होती है और सेम फिगर तो मुझे दे ही नहीं रखी है।
तो इसीलिए बी पार्ट तो होएगा ही नहीं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। मुझे स्वास्तिक का ये साइन कहाँ दे रखा है, ये देखिए, हियर इज द साइन ऑफ स्वास्तिक। ये मुझे एम्बेडेड फिगर दे रखी है ऑप्शन सी में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में आपको पूछा हुआ है कि ये फिगर के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो फिट होगा। तो देखिए, इसका जो मुंह आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, ऐसी शेप अटेन करनी चाहिए, और ये ऐसे पास ऑन होना चाहिए। ए पार्ट में तो शेप ही उल्टी बनी हुई है, ए पार्ट नहीं होगा। बी पार्ट के बीच में से लाइन ही नहीं पास ऑन हुई, तो बी पार्ट तो हो ही नहीं सकता। डी पार्ट के फ्रंट से लाइन नहीं पास ऑन हुई, तो डी पार्ट भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 और 142 दोनों ही क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम के हैं, और आपको सिमेट्रिक ऑप्शन दे रखे हैं कि इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है टीचर, पायलट्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली टीचर और पायलट ये दोनों के दोनों ही ह्यूमन बींग्स होते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस के प्रोफेशन में कोई लेना देना तो नहीं है। टीचर एक अलग प्रोफेशन है और पायलट एक अलग प्रोफेशन है। तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 142 पे आते हैं जी, स्वीट्स, ऑरेंज, फ्रूट। तो फ्रूट्स के अंदर मैं कह सकती हूँ कि सारे के सारे जो मेरे ऑरेंज हैं वो सारे के सारे फ्रूट हैं, लेकिन जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर स्वीट्स आती हैं तो जी नहीं, स्वीट्स अलग आइटम है और फ्रूट अलग आइटम है, तो स्वीट के लिए अलग सर्कल बनेगा। तो इन चारों में से आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन सी। 142 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 143। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी में दे रखा है, देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। हियर इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और उसके बाद उसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपके सामने 143 से 145 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सारिका, सोनू, जयति, राणा, सुप्रिया, अमित एंड राहुल आर द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें आपको बोला है अमित एंड राहुल आर सन एंड फादर ड्यू। तो ड्यू दे रखा है, तो मतलब बता रखा है आपको कि अमित जो है वो बेटा है और उसी के पापा जो हैं वो हैं राहुल। तो हम बना देते हैं, ये रहा हमारा अमित, और अमित के पापा जो हैं वो हैं राहुल। आगे दे रखा है हमें सारिका, राहुल सिस्टर, राहुल की सिस्टर का नाम है सारिका। इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। और राहुल की जो सिस्टर है हैज अ सन सोनू, राहुल की जो सिस्टर है सारिका, उसका एक बेटा है जिसका नाम है सोनू। आगे आपको बोला है एंड अ डॉटर जयति, तो इसके दो बच्चे हैं, एक है सोनू जो एक लड़का है, और एक है बेटी जिसका नाम है जयति जो एक लड़की है। राणा इज द मेटर्नल अंकल ऑफ सोनू, तो सोनू के मेटर्नल अंकल मतलब मामू जो है सोनू के, वो है राणा। तो हमने तो यहाँ पे राहुल बनाया है, तो बेसिकली एक और भाई होगा सरिता का, राणा, जिसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ हम बना देते हैं राणा, वो एक मेटर्नल अंकल है सोनू के। वाइल सुप्रिया इज रानाज अदर सिस्टर, तो राणा की एक और बहन है सुप्रिया। एक तो हमारे पास सरिता थी ही और एक है सुप्रिया। तो ये चार सिबलिंग्स हैं, दो भाई और दो बहनें, और उनके आगे बच्चे की बात चल रही है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी नेफ्यूज डज राहुल हैव। नेफ्यूज जो होते हैं वो भतीजा या भांजा दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, बेसिकली लड़कों के लिए यूज किए जाते हैं। तो पूछा है आपसे कि राहुल के कितने नेफ्यूज हैं। तो राहुल का एक तो अपना बेटा है और एक ही नेफ्यू है जो है सोनू। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन ए कि एक ही नेफ्यू है राहुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में आपको दे रखा है हाउ इज राणा रिलेटेड टू सारिका। कि सारिका जो है वो राणा को क्या बोलेगी, तो सारिका राणा को बोलेगी ब्रदर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ इज सुप्रिया रिलेटेड टू सरिका।
तो सरिका सुप्रिया को क्या बोलेगी? तो सरिका सुप्रिया को बोलेगी सिस्टर, बहन बोलेगी, बिकॉज ये चारों भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। तो आंसर आ जाएगा सिस्टर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का है, ये ब्लड रिलेशन ड्रॉप कर देते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सीरीज का। आपसे पूछा है 26, 24, 22, बेसिक सीरीज चल रही है कि 26 आया, 26 से 24, 24 से 22, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए जी? 20 आना चाहिए। तो 20 कहाँ दे रखा है मुझे? बी पार्ट नहीं होगा, वेदर इट इज ए, सी एंड डी। अगर मैं सेकंड पार्ट निकाल भी लूंगी तब भी क्रॉस कन्वर्जन हो सकती है, बिकॉज जी जी मेरे पास दो हैं। तो टेक्निकली अगर मैं लास्ट पार्ट निकाल दूं तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर जेड है, जेड से एक्स कैसे गया? वाई का गैप आया। देन एक्स से बी कैसे गया? वी, डब्ल्यू, एक्स, एक एक लेटर का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आना चाहिए? वी के बाद क्या आता है? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो यहाँ पर टी आना चाहिए था, तभी तो यू का गैप आएगा। तो टी मुझे लास्ट पार्ट में कहाँ दे रखा है? डी पार्ट में। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 पे आपके सामने दे रखा है ए से गया सी, देन ई, ए बी सी, सी डी ई, देन ई एफ जी। पहला लेटर क्या आना चाहिए था मेरा? जी, मतलब मेरा बी और डी तो होगा ही नहीं आंसर। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं जी। जी से गया आई, जी एच आई, आई जे के, देन के एल एम। नेक्स्ट मेरा क्या आना चाहिए था? एम। जी एम कहाँ दे रखा है मुझे? ऑप्शन ए में। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। बाकी सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया है। बाकी अगर सॉल्व करेंगे तो फालतू टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे भी इतना लेंथी पेपर है, अगर उसमें भी हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 चेक करते हैं जी, क्या दे रखा है? एक और क्वेश्चन सीरीज का है। 3, 7, 13, 21, 31। तो 3 से 7 कैसे गया? 7 से 13 कैसे गया? देन 13 से 21 एंड देन 31। चेक करते हैं जी। 3 से 7 के लिए 4 का गैप आया, देन 7 से 13 के लिए 6 का गैप, 13 से 21 के लिए 8 का गैप। तो मेरी सीरीज फ्लो हो रही है कि पहले 4 का गैप, देन 6 का गैप, देन 8 का गैप, आगे किसका आना चाहिए था? 10 का गैप, और आगे किसका होना चाहिए था? 12 का गैप। तो 31 के अंदर अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 43। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 मुझे दे रखा है 975, 864, 753, 642। तो 975 माइनस 864 करेंगे तो मेरे पास 111 का गैप है। 111 आ रहा है माइनस करने के बाद। सेम ऐसे ही 864 और 753 को माइनस करेंगे तब भी 111 आ रहा है। तो मुझे पता लग गया कि 111 का ही गैप हो रहा है। तो 642 में से भी अगर मैं 111 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 531, विच इज ऑप्शन सी। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? FUGT, HSIR, JQKP। तो F से H कैसे गया? FGHHIJJKL। तो मेरा लेटर कौन सा आना चाहिए था? L आना चाहिए था। मतलब मेरा A पार्ट तो होगा ही नहीं। तो अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो अगर मैं लास्ट पार्ट चेक कर लूं तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आंसर मेरा M होगा या N होगा। सॉर्टिंग हो जाएगी मेरी बेसिकली। तो लास्ट पार्ट चेक करते हैं। टी से आर कैसे गया? बेसिकली टी से आर नहीं, आर से टी गया। बैकवर्ड सीरीज चल रही है। पी क्यू आर, आर एस टी। तो यहाँ पर भी एक का ही गैप आएगा, क्या बन जाएगा? NOP। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए मेरा? एन। लास्ट लेटर एन होना चाहिए। फर्स्ट लेटर मेरा एल होना चाहिए। तो एल और एन कहाँ दे रखा है? सिर्फ मुझे डी पार्ट में दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। सो बाय दिस हमारी जो सॉल्यूशन है, जो आंसर कीज है RMS की, वो कंप्लीट हो चुकी है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे आंसर्स आपको समझ आए होंगे कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।